नमस्कार मित्रों, अपने जो टॉपिक चल रहे हैं वो टॉपिक जो है अपने वो चल रहा था एम्ब्रियोलॉजी का। और एम्ब्रियोलॉजी में अपने गैमेटोजेनेसिस चालू कर चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। आज जो वीडियो है अपना वो है oogenesis का। अब अपन शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन जो है इन दोनों की अगर बात अपन करते हैं तो ये दोनों एक प्रकार की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अंत जो होता है वो अंत दोनों का समान है, मतलब युग्मकों का निर्माण करना होता है। शुक्राणुजनन की जब बात करते हैं तो एक मात्र कोशिका जो होती है वहां से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडजनन की जब बात करते हैं तो एक मात्र कोशिका से केवल एक अंडे का निर्माण होता है। क्लियर है? अंतर वो क्या होता है तो अपन बात कर सकते हैं कि अंडजनन जो है इस अंडजनन की क्रिया को अपन 3 स्टेप में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप? तो 3 स्टेप जो है वो 3 स्टेप जो अपन ने वहां पर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में बांटी थी, कौन कौन सी? तो अपन बांट सकते हैं गुणन प्रावस्था, अपन कह सकते हैं गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी जो आती है वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी जब बात करते हैं तो वो आती है परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज, ये 3 प्रावस्थाएं जो होती है, इन 3 प्रावस्थाओं के रूप में अपन अंडजनन की क्रिया को पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं उसी डायग्राम से, रेखाचित्र से अपन चर्चा करते हैं। तो रेखाचित्र जो है वो चालू कहां से होगा? तो वही कोशिका जो अपन ने शुक्राणुजनन में बात की थी। तो कौन सी कोशिका थी? तो ये कोशिका थी पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिका। गुणन प्रावस्था के दौरान इसमें क्या होगा? तो गुणन प्रावस्था के दौरान ये जो कोशिका है इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन हुआ तो समसूत्री के विभाजन के पश्चात क्या बन गई इसके अंदर? तो इसके अंदर ये कोशिकाएं जो है इन कोशिकाओं के विभाजन से इनमें संख्या बढ़ती है, तो ये संख्या बढ़ गई। ठीक है, इसमें विभाजन हुआ तो इधर भी ये संख्या का बढ़ना होगा। क्लियर? गुणन प्रावस्था जो है, इस गुणन प्रावस्था के दौरान विभाजन कौन सा हुआ? तो गुणन प्रावस्था के दौरान विभाजन हुआ समसूत्री, ये समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन जो है या इसका यहाँ पर काम क्या है? तो समसूत्री विभाजन जो है इससे केवल और केवल इसकी संख्या में वृद्धि होती है, केवल और केवल इसकी संख्या में वृद्धि होती है। ये प्रावस्था जो आ गई, ये प्रावस्था आ गई इसके अंदर गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। क्लियर है? अब बात करते हैं गुणन प्रावस्था जो है, इस गुणन प्रावस्था के दौरान आज ये कोशिकाएं तो 2n ही रहेगी, ये भी 2n रहेगी, ये सभी कोशिकाएं जो होती है ये भी 2n कोशिकाएं रहती है, ये 2n कोशिकाएं रहती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि ये जो कोशिका गुणन प्रावस्था के दौरान बनती है इसका नाम क्या है? तो वहां अपन ने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, शुक्राणुजनन पढ़ा था, तो शुक्राणुजनन के दौरान अपन ने जो नाम लिया था वो नाम क्या था? तो वो शुक्रजनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहा था उसने। तो यहाँ कौन सी कोशिका हो जाएगी? तो यहाँ हो जाएगी ये oogonia। ये कोशिका जो होती है ये होती है oogonia। ठीक है, इस कोशिका को अपन ने क्या दिया? oogonia। अब देखो ये प्रावस्थाएं जो है, इन प्रावस्थाओं को समझने से पहले अपन बात करते हैं कि ये प्रावस्था वास्तव में हो कहाँ रही है। तो अपन ने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो पोर्शन पढ़ा था, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो पोर्शन पढ़ा था, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पोर्शन में अपन ने ये पढ़ा था कि मानव मादा जो है उस मानव मादा में मुख्य अंग जो होता है, मुख्य जनन अंग जो होता है वो ओवेरी होता है, अंडाशय होता है। इस अंडाशय में क्या होता है? तो इस अंडाशय में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरीके से छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं जो होती है, ये कोशिकाएं क्या होती है? इन कोशिकाओं को अपन कहते हैं पुट्टक कोशिकाएं। ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती है पुट्टक कोशिकाएं। क्लियर है? इन पुट्टक कोशिकाओं में धीरे धीरे विभेदन होता है और विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के दौरान प्राथमिक पुट्टक से द्वितीयक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक से तृतीयक पुट्टक, और तृतीयक पुट्टक जो है इससे एक संरचना बन जाती है। सबसे परिपक्व पुट्टक कोशिका की बात करते हैं तो ये जो परिपक्व पुट्टक कोशिका होती है इसको अपन कहते हैं ग्राफीन पुट्टक। ठीक है, इस पुट्टक कोशिका को अपन कहते हैं ग्राफीन पुट्टक। ये पुट्टक कोशिका बता चुका हूं मैं, पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूं तुम लोगों को कि ये जो कोशिका है इसको अपन कहेंगे ग्राफीन पुट्टक। ये जो ग्राफीन पुट्टक है, इस पुट्टक में अब इस अंडे की आगे की अवस्थाएं आती है। अपन बात करते हैं प्राथमिक पुट्टक की। तो ये जो संरचना अपन ने पढ़ी है, ये जो संरचना अपन ने पढ़ी है कि अभी तक ये जो गुणन प्रावस्था है, इस गुणन प्रावस्था के दौरान ये oogonia बनता है। तो ये जो गुणन प्रावस्था के दौरान oogonia बनता है,
ये ओगोनिया कौन सी कोशिकाओं में रहता है? तो ये ये जो पुटक होती है, प्रारंभिक पुटक कोशिकाएं, इन पुटक कोशिकाओं में इसकी अवस्था रहती है ओगोनिया। ये गुणनफलावस्था कब हो जाती है? तो जब अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की गुणनफलावस्था की बात करते हैं, क्योंकि अंतर भी ध्यान होना चाहिए अपने को। जब अपन शुक्राणु जनन की मल्टीप्लिकेशन गुणनफलावस्था की बात करते हैं तो वो गुणनफलावस्था चालू होती है यौनारंभ के बाद। ठीक है, मतलब जनन करने योग्य जब हो जाते हैं तो यौवनावस्था के बाद, यौवनावस्था जो है उस यौवनावस्था के बाद ही उनमें गुणनफलावस्था प्रारंभ होती है। पर जब हम मादा की बात करते हैं तो मादा में ये जो गुणनफलावस्था है ये कब चालू हो गई? तो ये भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो गई, भ्रूण अवस्था में। तो क्या कहा आपने कि मादा का जो अंडाशय है उस मादा के अंडाशय में गुणनफलावस्था का प्रारंभ जो होता है जब मादा अपनी माता के गर्भ में थी तब ही प्रारंभ हो जाता है। ये भ्रूण अवस्था के दौरान ही इसके अंदर ये विभाजन प्रारंभ हो गया। और प्राथमिक पुटक कोशिकाएं, मतलब सीधा सा मैंने कहा कि ये पुटक कोशिकाएं जो है, इन पुटक कोशिकाओं की संख्या लगभग भ्रूण अवस्था में 1 मिलियन तक पहुंच जाती है। मतलब इसमें विभाजन बार बार विभाजन होता है और इन कोशिकाओं की संख्या जो है वो भ्रूण अवस्था के मादा भ्रूण जो है उस मादा भ्रूण के गर्भाशय के अंडाशय जो है उस अंडाशय की प्राथमिक पुटक कोशिकाओं की संख्या जो है वो लगभग 1 मिलियन तक हो जाती है। और उन पुटक कोशिकाओं में अंडे की जो स्थिति होती है वो होती है ओगोनिया स्थिति। क्लियर है? ये ओगोनिया स्थिति में इस अंडे की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे बढ़ चलते हैं। अब देखो, अब भ्रूण अवस्था जो है, इस भ्रूण अवस्था में तो ये क्या हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणनफलावस्था जो है वो संपन्न हो गई। फिर जन्म के बाद में वापस बंद हो जाती है। जन्म के बाद में ये विभाजन जो है, यहाँ का विभाजन ये बंद हो जाता है। फिर वापस कब चालू होता है? जब यौवनावस्था प्रारंभ होती है। उस यौवनावस्था के बाद अपन एक कोशिका लेते हैं यहाँ से, ये एक कोशिका ये कहाँ प्रवेश करेगी? तो अब ये प्रवेश करेगी किसमें? वृद्धि प्रावस्था में। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर ग्रोथ फेज की। और अगर अपन अंडाणुजनन की अवस्थाओं की बात करते हैं तो अंडाणुजनन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो आती है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आती है वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। अंडजनन की oogenesis की सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप आती है, महत्वपूर्ण फेज आती है, ये आती है ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज में क्या होता है? ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु है, इस अंडाणु का आकार कई गुना बढ़ जाता है। इस अंडाणु का आकार जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, कई गुना बढ़ जाता है। पर इसमें विभाजन जो होता है, विभाजन की बात करते हैं तो विभाजन यहाँ पर कोई विभाजन नहीं होता है, विभाजन अनुपस्थित है। अपन ने वहां पे भी बात की थी, मतलब शुक्राणुजनन के दौरान भी अपन ने बात की थी कि वृद्धि प्रावस्था के भीतर कोई भी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है, कोई विभाजन नहीं होता है। तो ये जो कोशिका बनी, ये कोशिका भी कैसी है? ये भी 2N कोशिका है। नाम क्या हो गया? तो इस कोशिका का नाम हो गया प्राथमिक oocyte। इस कोशिका को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा प्राथमिक oocyte। क्लियर है? क्या हुआ कि ये जो गुणनफलावस्था के दौरान कोशिकाएं बनती है, कोशिकाएं जो बनती है, कौन सी कोशिकाएं बनी? ओगोनिया, जिसको अपन कहेंगे अंडाणुमात्र कोशिकाएं। ये अंडाणुमात्र कोशिकाएं, जैसे एग्जांपल अपन ने ये लिया कि ये 4 कोशिकाएं बन गई। इन 4 में से केवल एक कोशिका ऐसी होती है जो वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करेगी। शुक्राणुजनन में ऐसा नहीं होता है। शुक्राणुजनन में जो भी स्पर्मेटोगोनिया बनती है वो सब आगे जाके शुक्राणु का निर्माण करेगी, सब शुक्राणु का निर्माण करेगी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है? यहाँ पर केवल एक सेल जो होती है वो एक सेल ही आगे वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। बाकी की सेल्स जो होती है, ये बाकी की सेल्स अपभ्रष्ट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, मतलब सीधा सा आपने कहा यहाँ पर ये नष्ट हो जाती है। क्लियर है? तो क्या हुआ? अब संख्या में कमी हो जाती है। देखो, मैंने यह कहा तुम लोगों को कि ये 1 मिलियन प्राथमिक पुटक कोशिकाएं हैं। मतलब अंडों की संख्या भी अपन कह सकते हैं कि जब भ्रूण अवस्था होती है तो मादा के शरीर में अंडों की संख्या जो होती है वो लगभग 1 मिलियन तक होती है। परंतु जब अपन बात करें जन्म लेने के बाद, यौवनावस्था प्रारंभ होने के बाद में यौवनावस्था खत्म होने तक, मतलब मादा अपने जीवन काल में केवल और केवल 400 से 500 अंडे मोचित करती है। समझ में आई? मादा अपने जीवन काल में 400 से मानव वाला की बात करें केवल
400 से 500 अंडे मोचित करती है। केवल इतने ही अंडे बनते हैं जहाँ कोशिकाएं इतनी होती है, उनसे केवल इतने ही बनते हैं। इसका रीजन समझ में आया यहाँ पे। तो ये कोशिकाएं बन तो गई, पर इनमें से केवल एक एक कोशिकाएं, एक एक मंथ में एक एक कोशिका जो होती है वो ही वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। इस वृद्धि प्रावस्था की अवधि अगर मानव की बात हम करते हैं, अलग अलग प्राणियों में इसकी अवधि अलग अलग होती है। अगर जैसे मानव की बात हम करते हैं, मानव मादा में, तो मानव मादा में इस वृद्धि प्रावस्था की अवधि जो होती है वो होती है 14 दिन। जबकि अगर अपन मेंढक की बात करते हैं, तो मेंढक जो होता है उस मेंढक में इसकी अवधि जो होती है वो होती है 3 वर्ष। ठीक है, मानव मादा की बात हम करते हैं, तो मानव मादा में वृद्धि प्रावस्था की अवधि होती है 14 से 15 दिन होती है। जबकि मेंढक की बात हम करते हैं, तो यहाँ इसकी अवधि जो होती है वो 3 वर्ष होती है। मतलब कई गुना वृद्धि हो जाती है, अपने इसी उगोनिया के आकार में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अब अपन इसमें पढ़ते हैं, ये वृद्धि प्रावस्था यही मेन है। इस वृद्धि प्रावस्था को अच्छे से समझ गया तो अपने पास ये मान लेना है, ये जो oogenesis की प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, केवल ये वृद्धि प्रावस्था समझने की है। देखो, अब अपन वृद्धि प्रावस्था की चर्चा करते हैं। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? अगर अपन ये कहें वृद्धि प्रावस्था, तो वृद्धि प्रावस्था जो है, इस वृद्धि प्रावस्था को अपन फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये अपन ने वृद्धि प्रावस्था जो है, इस वृद्धि प्रावस्था के 2 पार्ट बना लिए। एक पार्ट अपन ने बना लिया, पहला पार्ट बना लिया अपन ने प्री-विटेलोजेनेसिस। अपन ने क्या किया, वृद्धि प्रावस्था जो है एक सबसे लंबी प्रावस्था है, इन तीनों में सबसे लंबी प्रावस्था होती है। इस वृद्धि प्रावस्था के दौरान अंडाणु के आकार प्रकार में बहुत अंतर हो जाता है, बहुत बड़ी साइज हो जाती है। इसके अंदर 2 अवस्थाएं आ सकती हैं। कौन सी आती है? तो पहली आती है प्री-विटेलोजेनेसिस। प्री-विटेलोजेनेसिस, प्री-विटेलोजेनेसिस क्या है? ये पूर्व पित्तक निर्माण अवस्था। पूर्व पित्तक निर्माण मतलब अंडे में रिक्वायरमेंट किसकी है? पित्तक की। पित्तक की रिक्वायरमेंट है, योग की रिक्वायरमेंट है। तो योग बनने से पहले की प्रावस्था है ये पूर्व पित्तक निर्माण अवस्था। पूर्व पित्तक निर्माण अवस्था, क्लियर है? अब इस पूर्व पित्तक निर्माण अवस्था में क्या क्या होता है उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो इसके चेंजेस की बात करते हैं। तो इसका पहला चेंज अपन पढ़ते हैं। ये पहला चेंज अपन ने लिया यहाँ पर, किसमें चेंज हुआ? तो अपन बात करते हैं चेंज इन ऊप्लाज्म, मतलब अंडे के कोशिका दल में, ऊप्लाज्म में। अंडे का कोशिका दल क्या कहलाएगा? ऊप्लाज्म। तो अपन कहेंगे ऊप्लाज्म में परिवर्तन। ऊप्लाज्म में परिवर्तन, ये पहला परिवर्तन है किसका? प्री-विटेलोजेनेसिस में जो परिवर्तन होते हैं उनमें। देखो है क्या, अपन इसको 2 अवस्था में बांटेंगे। एक बांटेंगे प्री-विटेलोजेनेसिस और दूसरी अपन बांटेंगे विटेलोजेनेसिस। दूसरी अपन बांटेंगे इसको विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस, तो देखो विटेलोजेनेसिस क्या है? तो विटेलोजेनेसिस की जो होती है वो पित्तक निर्माण की अवस्था होती है। विटेलोजेनेसिस की अवस्था जो होती है वो पित्तक निर्माण की अवस्था होती है। ये है पूर्व पित्तक निर्माण की अवस्था और ये है पित्तक निर्माण की अवस्था। पूर्व पित्तक निर्माण की अवस्था में क्या होगा? पित्तक के अलावा जितने भी परिवर्तन होंगे, कहाँ कहाँ परिवर्तन होंगे? तो अपन कहें कि इसके कोशिका दल में परिवर्तन। अब कोशिका दल में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके कोशिका अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा गोल्जी काय, इनमें परिवर्तन होगा। फिर अपन बात करते हैं और क्या परिवर्तन हो सकता है? तो इसके न्यूक्लियस में परिवर्तन। न्यूक्लियस में किस में परिवर्तन हो सकता है? तो न्यूक्लियस में केंद्रिका की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा mRNA, RNA, tRNA है, इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। बाकी इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें तो केवल और केवल पित्तक निर्माण होता है अंडे में। पित्तक मतलब जो आगे जाके भ्रूण को पोषण देगा, उस पोषण का निर्माण होता है। पोषण को कहते हैं अपन पित्तक। क्लियर है? तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं पूर्व पित्तक निर्माण में क्या पढ़ा अपन ने? पहला पढ़ा ऊप्लाज्म में परिवर्तन। ऊप्लाज्म में परिवर्तन जो है, इसमें पहला परिवर्तन, इसका पहला परिवर्तन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पहला किसमें पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया परिवर्तन जो है उसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया परिवर्तन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं यहाँ पर अंडे में किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? अंडे में माइटोकॉन्ड्रिया बादल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया बादल कहते हैं, बादल के रूप में। ठीक है, ये किस रूप में आ गए? बादल के रूप में आ गए। तो यहाँ पर ये बादल के रूप में व्यवस्थित हो गए। ये बादल के रूप में यहाँ व्यवस्थित हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड कहेंगे अपन इसको, माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड।
क्लियर है। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, तो दूसरे परिवर्तन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है जिसको अपन एम्प्टी डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जबकि जो न्यूक्लियर डीएनए है, जो न्यूक्लियर डीएनए है, जो सामान्य केंद्र का डीएनए है, उसकी संख्या, उसकी मात्रा जो होती है बजाय माइटोकॉन्ड्रिया के कम हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, किसके बजाय, न्यूक्लियर डीएनए के बजाय। क्लियर है। परिवर्तन क्या क्या हुआ, तो पहला अपन पूर्व पितृ निर्माण में क्या पढ़ रहे हैं, ऊप्लाज्म में, मतलब जो अंडे का साइटोप्लाज्म है उसको अपन ऊप्लाज्म कहते हैं, तो ऊप्लाज्म में परिवर्तन। अब ऊप्लाज्म में क्या है, तो ऊप्लाज्म में इसके अंदर केंद्रक है और कोशिका अंगक है। तो कोशिका अंगों में परिवर्तन जैसे पहले बढ़ने पर माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बादलों के रूप में, मतलब क्लाउड्स के रूप में इकट्ठे हो गए एक जगह, फिर वो बादल के रूप में इकट्ठे हो गए। फिर अपन कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो है उसकी मात्रा न्यूक्लियर डीएनए के बजाय ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। फिर तीसरा परिवर्तन पर बात करते हैं, गोल्जी काय में परिवर्तन होता है। तीसरा परिवर्तन किसमें हुआ, गोल्जी काय में। ये जो गोल्जी काय है, तीसरा परिवर्तन किसमें बताया अपन, गोल्जी काय में। तो ये जो गोल्जी काय है महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है इसमें। गोल्जी काय के द्वारा कुछ संरचना का निर्माण होता है। अंडा जो होता है उस अंडे, और बढ़ेंगे आगे सेक्शन में, अंडा जो होता है इस अंडाणु के भीतर जो होती है छोटी छोटी कणिकाएं बन जाती है। ये इस तरीके से छोटी छोटी कणिकाएं बन जाती है गोल्जी काय से। ये कणिकाएं जो होती है इन कणिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कोर्टिकल कणिकाएं। इनको क्या बोला जाता है, कोर्टिकल कणिकाएं। ये बन गई कोर्टिकल कणिकाएं। क्लियर है। ये कोर्टिकल कणिकाएं जो है वो किससे बनी होती है, तो इसके अंदर होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो भरा हुआ होता है, और ये कब काम आता है, जब इस अंडाणु के प्रथम शुक्राणु स्पर्श हो जाता है, प्रथम शुक्राणु इसके भीतर प्रवेश करता है तो ये कोर्टिकल कणिकाएं फट जाती है और इसके चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण कर लेती है, जिस झिल्ली को कहा जाता है निषेचन कला, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है। कोर्टिकल कणिकाओं का काम होता है दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। आया हुआ है अपने जेपी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि दूसरे शुक्राणु अंडाणु में दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है, तो ये संरचना नहीं बनती है, ये होती है निषेचन कला। निषेचन कला किससे बनती है, तो कोर्टिकल कणिकाएं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरी हुई कोर्टिकल कणिकाओं से। और ये कोर्टिकल कणिकाएं किससे बनती है, तो ये बनती है गोल्जी काय से। तो इसमें क्वेश्चन समझ के रखना तुम लोग, यदि अपने पास ऑप्शन में कोशिका अंगों के बारे में पूछा जाए कि निषेचन सॉरी दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है, यदि अपने पास कोशिका अंग पूछ ली जाए, जैसे गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ऐसे पूछे जाए, तब अपना आंसर है गोल्जी काय। अब कई बार आपने से ये पूछे जाए कि कौन सी संरचना पाई जाती है, वहां पर गोल्जी काय भी ऑप्शन में हो और कोर्टिकल कणिकाएं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी कोर्टिकल कणिकाएं भी ऑप्शन हो, तो फिर क्या ऑप्शन करेंगे अपन, तो अपन ऑप्शन करेंगे कोर्टिकल कणिकाएं। क्यों, क्योंकि गोल्जी काय जो है उसमें चेंज हो चुका है, तो ये चेंज, ऐसे तो गोल्जी काय जो होता है वो अंतर्वर्ती जालिका से बनता है, ठीक है ना। इसी तरीके से गोल्जी काय से कोर्टिकल कणिकाएं बनती है, तो अपना आंसर जो है वही होता है। और कोर्टिकल कणिकाएं भी आंसर में हो और निषेचन कला भी आंसर में हो, तो फिर लास्ट में कौन है, तो निषेचन कला। दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए जो संरचना बनती है वो होती है निषेचन कला, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्लियर है। वो किससे बनी, कोर्टिकल कणिकाओं से। तो ये अपन ने प्री विटरजेनेसिस में पहला परिवर्तन किसमें पढ़ा, ऊप्लाज्म में परिवर्तन। इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया बादल के रूप में बन गए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है वो न्यूक्लियर डीएनए से ज्यादा हो गया, और गोल्जी काय जो है इससे कोर्टिकल कणिकाएं बन गई जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरी हुई होती है, जो दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए सहायता करती है निषेचन कला का निर्माण करने के साथ। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें दूसरा पार्ट। ये तो पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है अपने से, तो ये है इसके अंदर केंद्रक में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या है, चेंजेस इन न्यूक्लियस, केंद्रक में परिवर्तन। केंद्रक में परिवर्तन की बात करते हैं तो पहला परिवर्तन क्या होता है कि यहाँ पर केंद्रिका जो है, इन केंद्रिका की संख्या बढ़ जाती है, केंद्रिका की संख्या इंक्रीज हो जाती है, केंद्रिका की संख्या बढ़ जाती है इसके अंदर। फिर अपन बात करते हैं और क्या होता है, तो दूसरा परिवर्तन अपन बात करें तो एमआरएनए, आरआरएनए
और टीआरएनए, इनकी मात्रा भी बढ़ जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आगे काम में आएंगे इनके अंदर। अब कई बार क्या होता है कि ये जो एमआरएनए है, इन एमआरएनए में से कुछ एमआरएनए जो है वो तो प्रोटीन बना लेता है, ठीक है, एमआरएनए का मेन काम क्या है, आगे जाके प्रोटीन बनाना। परंतु कुछ एमआरएनए जो है वो इन फ्यूचर के लिए, मतलब आगे जब विदलन के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, उस प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ति के लिए ये एमआरएनए जो है वो छुप कर रह जाते हैं, मतलब प्रोटीन में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये जो एमआरएनए जो कि फ्यूचर के लिए संग्रहित रह गए, सूचनाओं को संग्रहित करके रख लिया, इनको कहा जाता है इन्फॉर्मोसोम्स। इन्फॉर्मोसोम्स इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ये इन्फॉर्मोसोम्स होते क्या है, तो इन्फॉर्मोसोम्स क्या है, एमआरएनए है। ये एमआरएनए अंडे में संग्रहित रूप से पाए जाते हैं, जो कि विदलन के दौरान यही एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बना लेंगे, यही एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बना लेंगे। तो ये इन्फॉर्मोसोम से एमआरएनए का पार्ट होता है। क्लियर है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र एक अलग रूप में चेंज हो जाते हैं। बताओ, जैसे अपन ने कहा ए, बी और सी के बाद हम गए, तीसरा पार्ट और पढ़े। तो तीसरा पार्ट क्या है, लैम्प ब्रश गुणसूत्र का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, लैम्प ब्रश गुणसूत्र, ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं पहले भी इसके बारे में। लैम्प ब्रश गुणसूत्र जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो एम्फीबियन oocytes में, मुख्य रूप से एम्फीबियन oocytes है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स हैं, इनकी oocyte कोशिकाएं जो होती है, अंड कोशिकाएं, इनके अंदर ये लैम्प ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पार्श्व लूप है एमआरएनए के पार्श्व लूप इन्फॉर्मोसोम्स के रूप में, मतलब इस तरीके से इन्फॉर्मोसोम्स मेन वही संरचनाएं हैं, जैसे ये है इस तरीके से, तो ये संरचनाएं जो है वो इस तरीके से बन जाती है। और इन्फॉर्मोसोम्स कहाँ होता है, ये इन्फॉर्मोसोम्स इन पार्श्व लूपों के ऊपर एमआरएनए के रूप में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये लैम्प ब्रश गुणसूत्र भी यही इसी का पार्ट होता है। तो ये पार्ट जो पढ़े अपन सारे के सारे, ये किसके पढ़े अपन ने, ये पढ़े अपन ने प्री मेटाबॉलिज्म में। वापस चर्चा कर रहा हूँ। अपन बात करते हैं कि अंडजनन की प्रक्रिया जो है, इस अंडजनन की प्रक्रिया को 3 स्टेप में बांटते हैं। पहली स्टेप जो आती है वो गुणनपावस्था। गुणनपावस्था जो आती है वो मानव मादा के गर्भ अवस्था में, मतलब भ्रूण अवस्था जब आती है तो इस भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, तो ये भ्रूण अवस्था में होती है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो अंडाणु की अवस्थाएं हैं, ये अंडाणु की अवस्था अंडाशय में उपस्थित प्राथमिक पुट्टक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। उस समय, जन्म के समय अगर बात की जाए कि प्राथमिक पुट्टक कोशिकाओं की संख्या अंडाशय में कितनी है, तो लगभग 1 मिलियन तक होती है। उस 1 मिलियन में से कुछ कोशिकाएं ही आगे वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती हैं। और इस तरीके से अगर अपन अंत कहें कि मानव मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे मोचित करती है, तो लगभग 400 से 500 अंडे मोचित करती है। मतलब 1 मिलियन में से केवल इन कोशिकाओं के द्वारा 400 से 500 अंडे ही आगे बढ़ते हैं। ये कोशिकाएं 400 से 500 ही आगे बढ़ती हैं। क्लियर है। चलो अब बात हम कर लेते हैं वृद्धि अवस्था की, ग्रोथ फेज की। ग्रोथ फेज की बात हम करते हैं तो इसको 2 अवस्थाओं में बांटा। एक बांटी अपने प्री विटरोजेनेसिस, एक दूसरी बांटी विटरोजेनेसिस। पूर्व पितक निर्माण अवस्था और पितक निर्माण अवस्था। पूर्व पितक निर्माण अवस्था जो है उसके अंदर अपन ये पार्ट पढ़े, एक उपलाज में परिवर्तन, एक अपन ने पढ़ा केंद्र में परिवर्तन। उपलाज में किस किस में पढ़ा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में पढ़ा और गोल्गी कार्य में पढ़ा। इसी तरीके से केंद्र में परिवर्तन किस किस में, तो केंद्रिका की संख्या बढ़ गई, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए की मात्रा जो है वो बढ़ गई। एमआरएनए जो है इन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए विदलन के समय जब प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो इन्फॉर्मोसोम्स के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, जब वो वहां इन्फॉर्मोसोम से वापस काम में आ जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के प्राणी, जैसे एम्फीबियंस की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, एविस की बात करें तो इसमें इसकी oocyte कोशिकाएं जो होती है उसमें लैम्प ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। ये लैम्प ब्रश गुणसूत्र उसी का पार्ट होता है, उसी के पार्श्व लूप के ऊपर एमआरएनए संग्रहित पाया जाता है इन्फॉर्मोसोम्स के रूप में। क्लियर। ये पार्ट किसका हुआ अपना, ये पार्ट हुआ अपने प्री विटरोजेनेसिस का पार्ट। अब अपन बात करते हैं विटरोजेनेसिस में। अब बात हम करते हैं अपन विटरोजेनेसिस की। विटरोजेनेसिस क्या है, विटरोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पित्तक निर्माण। तो अपन इसको क्या कहेंगे, पित्तक निर्माण की अवस्था, पित्तक निर्माण की अवस्था। क्लियर है। यहां पर पित्तक निर्माण होता है। पित्तक निर्माण होता कहां है, तो पित्तक निर्माण क्रिया जो होती है वो लीवर में होती है। पित्तक निर्माण कहां हुआ, पित्तक निर्माण होता है लीवर में। लीवर से कहां पर, तो लीवर से ये ब्लड के द्वारा अंडे में चला जाता है।
और अंडे में कहाँ संग्रहित होता है, तो अंडे के जो माइटोकॉन्ड्रिया के बादल थे, माइटोकॉन्ड्रिया बादल में संग्रहित, मतलब पित्तक अंडे में कहाँ पाया जाएगा, तो पित्तक अंडे में माइटोकॉन्ड्रिया के बादल जो होंगे उसमें ये पित्तक पाया जाएगा। बनता कहाँ है, तो ये लीवर में बनता है, लीवर से ब्लड से होता हुआ अंडे में पहुंच जाता है, अंडे के माइटोकॉन्ड्रिया बादल में ये संग्रहित हो जाता है। ये जो पित्तक है, पित्तक की बात हम करते हैं पित्तक की, तो ये पित्तक जो होता है, ये पित्तक क्या होता है पित्तक में, तो देखो यहाँ पर पित्तक में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, पित्तक में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, और इसके साथ क्या पाया जाता है, इसके साथ प्रोटीन पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का संग्रह इसके अंदर होता है। प्रोटीन की बात हम करते हैं तो प्रोटीन इसके अंदर फॉस्फोएटिन, एल्बुमिन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। अगर अपन ये कहें कि किसी पित्तक में लिपिड की मात्रा ज्यादा है तो वो फैटी योग कहलाता है, फैटी योग, ठीक है, वसीय पित्तक। और किसी पित्तक में अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो फिर वो प्रोटीनी योग कहलाता है। तो इस तरीके से ये योग जो होता है इसी के दो पार्ट बन जाते हैं, एक प्रोटीनी योग और एक पित्तकीय योग, प्रोटीनी योग और फैटी योग। क्लियर है, तो ये योग इस तरीके से विटलोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है इसके अंदर निर्माण होता है और ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है। विटलोजेनेसिस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है अंडजनन के लिए, क्योंकि यही आगे जाके भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, इसी विटलोजेनेसिस से भ्रूण को पोषण प्रदान होगा। क्लियर है, तो ये अपन ने क्या पढ़ा, तो ये अपन ने इसकी ग्रोथ फेज पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद भी ये ग्रोथ फेज आई। इस ग्रोथ फेज में अपन ने ये दो पार्ट पढ़ लिए, प्री विटलोजेनेसिस और विटलोजेनेसिस। अब चलते हैं आगे, अब वापस अपने इस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, वापस अपने रेखा चित्र पर आते हैं। ये अपनी ग्रोथ फेज का जो पोर्शन था, ये ग्रोथ फेज का पोर्शन हुआ अपना, ये वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। अब ये प्राथमिक कोशिका बन गया किसकी में, बिना विभाजन के उगोनिया कोशिका से प्राथमिक कोशिका का निर्माण हुआ और एक बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। क्लियर, अब यहाँ पे विभाजन वापस प्रारंभ होता है, विभाजन वापस प्रारंभ हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री जो है वो दो पार्ट में है, तो अपन कहेंगे पहले क्या हुआ यहाँ पे, तो अपन कहेंगे अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, अर्धसूत्री फर्स्ट। अभी जो अर्धसूत्री फर्स्ट है, इस अर्धसूत्री फर्स्ट के दौरान एक कोशिका जो है, इसकी एक कोशिका तो बड़ी बनती है और एक कोशिका जो है ये एक छोटी बनती है। अब अर्धसूत्री फर्स्ट क्या होता है, न्यूनकारी विभाजन होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी हो जाती है। ये जो संरचना बनी यहाँ पे, ये जो संरचना बनी, इस संरचना को क्या कहा अपन ने, तो इसको तो कहा पोलर बॉडी, पोलर बॉडी फर्स्ट, इसको नाम दिया पोलर बॉडी फर्स्ट। और ये जो संरचना बनी, इस संरचना को क्या कहा गया, इसे कहा गया द्वितीय oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, इसे नाम क्या दिया, सेकेंडरी oocyte। अब मैं यहां लेके चलता हूं इसको, ये क्या बन गई, ये बन गई सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte अपन यहां ले ली और ये बन गई यहां पर पोलर काय। क्लियर है, ये सेकेंडरी oocyte और ये बन गई पोलर बॉडी फर्स्ट, ये पोलर बॉडी फर्स्ट बन गई। अर्धसूत्री फर्स्ट के दौरान बनी हुई संरचनाएं। अब इसके बाद में आता है इसके अंदर अर्धसूत्री सेकंड। अब अर्धसूत्री सेकंड आएगा कब, देखो यहाँ पर इसके बाद ये अवस्था जो है यहाँ पर बंद हो जाती है। अब वापस एक बार चर्चा करते हैं उसी अंडाशय की। उस अंडाशय में मैंने तुमको बताया था कि ग्राफीन पुटक जो होता है, इस ग्राफीन पुटक में अंडा किस अवस्था में होता है, तो इस ग्राफीन पुटक में अंडा होता है द्वितीय oocyte अवस्था। ग्राफीन पुटक में अंडा द्वितीय oocyte अवस्था में होता है। इस द्वितीय oocyte अवस्था में ही इससे अंडा बाहर निकलता है, मतलब सीधा सा क्या कहा, अंडोत्सर्ग हुआ। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडा किस अवस्था में है, तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडा द्वितीय oocyte अवस्था में है। जेट में दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन हमने कि अंडोत्सर्ग जो होता है, इस अंडोत्सर्ग के दौरान अंडे की अवस्था कौन सी होती है, तो द्वितीय oocyte अवस्था में। इस समय ये अंडा जो होता है वो सेकेंडरी oocyte अवस्था में ही है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में। इस समय भी अंडा जो है वो किस अवस्था में है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में। फिर क्या होगा,
अब निषेचन के लिए तैयार है। यहाँ से क्या होगा कि फैलोपियन नलिका जो है उस फैलोपियन नलिका में ये प्रवेश कर जाएगा, ये अंडा फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाएगा। फैलोपियन नलिका में जब एम्पुला वाले भाग पे आता है या अपन कहें इस्थमस और एम्पुला के संयोजन स्थल पर आता है, और यदि इसको शुक्राणु मिल जाए, यदि इसको शुक्राणु मिल जाए तो फिर इस द्वितीय ऊतक अवस्था से आगे विभाजन होगा। मतलब क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड होगा। अगर इसको शुक्राणु मिला तो सीधा सा अपन ने क्या कहा, निषेचन के समय। ये विभाजन कब चालू हुआ, ये हुआ निषेचन के दौरान, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, तो मियोसिस सेकंड होगा, ये मियोसिस सेकंड होगा। इस मियोसिस सेकंड के दौरान क्या बनेगा, एक कोशिका फिर से बड़ी और एक कोशिका फिर से छोटी, एक कोशिका फिर बड़ी और एक कोशिका फिर छोटी, और यहां से फिर बड़े, ये दो कोशिकाएं छोटी, ये दो कोशिकाएं छोटी। इस तरीके से अगर पूछा जाए, आया हुआ है अपने चैट में कि मानव मादा में अंड जनन के अंत में क्या समस्याएं प्राप्त होती है, तो ये एक तो क्या मिल गई, ये एक तो मिल गया अपने को ओव्यूम, एक तो मिल गया ओव्यूम, और तीन क्या मिल गई, ये तीन मिल गई पोलर बॉडी, ये तीन क्या मिल गई, पोलर बॉडी। और ये जो अवस्थाएं अपन पढ़ रहे हैं, ये कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं अपन परिपक्वन अवस्था। ये अवस्था कौन सी हुई, परिपक्वन प्रावस्था। क्लियर है। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, उन क्वेश्चनों का ध्यान देना थोड़ा सा, और इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है अपने यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इनमें विभाजन कितनी बार बंद होता है, एक बार तो जन्म के तुरंत बाद में बंद हो जाता है। ठीक है, एक बार तो जन्म के तुरंत बाद में बंद हो जाता है। चालू कब हुआ, जब प्यूबर्टी अवस्था आएगी, मतलब यौवनावस्था प्रारंभ होगी, मासिक चक्र जब होंगे प्रारंभ, तो उस समय ये आगे वृद्धि अवस्थाएं जो है वो प्रारंभ होगी। वृद्धि अवस्था कितने दिन की है मानव मादा में 14 दिन की वृद्धि अवस्था होती है, जिससे ये प्राथमिक ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था जो आती है तो वापस बंद हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट जो आती है वहां पर वापस बंद हो जाता है। निर्माण जो होता है वो द्वितीय ऊतक अवस्था का निर्माण हो चुका होता है। ये द्वितीय ऊतक अवस्था किस में होती है, तो ये द्वितीय ऊतक अवस्था ग्राफीन पुटक में पाई जाती है। ग्राफीन पुटक में अंडाणु की जो अवस्था होती है वो द्वितीय ऊतक अवस्था में होती है। ठीक है, अपने से पूछ लिया जाए परिपक्व पुटक कोशिका में अंडाणु किस अवस्था में होता है, परिपक्व पुटक कोशिका में अंडाणु किस अवस्था में होता है, तो वो किस अवस्था में है, तो द्वितीय ऊतक अवस्था में होता है। क्लियर है। फिर पर बात करते हैं कि अंडोत्सर्ग किस अवस्था में हुआ, तो अंडोत्सर्ग किस अवस्था में हुआ, तो वो भी किस में हुआ, तो द्वितीय ऊतक अवस्था में हुआ। अंडोत्सर्ग भी द्वितीय ऊतक अवस्था में हुआ। क्लियर है, ये आया हुआ क्वेश्चन अपने। अब पूछ लिया जाए कि मियोसिस सेकंड कब हुआ, तो मियोसिस सेकंड कब होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान, जब निषेचन होगा। यदि शुक्राणु का स्पर्श उस द्वितीय ऊतक से होगा, द्वितीय ऊतक से शुक्राणु का स्पर्श होगा तो अर्धसूत्री सेकंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अर्धसूत्री सेकंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निषेचन के दौरान ये अंडाणु शुक्राणु के संपर्क से इसके अंदर अर्धसूत्री सेकंड होता है, और इसकी अगली अवस्था आ जाती है इससे सेकंड ऊतक से एक संरचना जो बनती है वो बड़ी संरचना ओव्यूम, मतलब इसको कहेंगे अपन अंडाणु, इसे अपन कहेंगे अंडाणु। और ये जो तीन संरचनाएं हैं, एक तो इससे बन गई और दो इससे बन गई, ये जो तीन संरचनाएं हैं, ये तीन संरचनाएं होती है पोलर का पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी जो होती है, ये पोलर बॉडी या तो सीधा सा अपन कहेंगे कि इसको पोषण देते हुए समाप्त हो जाती है, या फिर इसी तरीके से ये समाप्त हो जाती है। मतलब सीधा सा अपन ये कहा, चाहे से उगोनिया पूछो, चाहे प्राथमिक ऊतक पूछो, चाहे से द्वितीय ऊतक पूछो, अंडाणु कितने बनेंगे, तो अंडाणु केवल और केवल एक बनेगा। किसी से भी पूछो अंडाणु की संख्या एक बनेगी। एक अंडाणु मात्र कोशिका से, एक उगोनिया से, एक प्राथमिक ऊतक से, एक द्वितीय ऊतक से कितने अंडाणु का निर्माण होता है, तो केवल एक का होता है। ठीक है, तो केवल एक अंडाणु निर्मित होता है। ठीक है, ये परिपक्व अवस्था हुई। परिपक्व अवस्था में विभाजन होता है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड में। अर्धसूत्री फर्स्ट जो हो गया वो अर्धसूत्री फर्स्ट के दौरान विभाजन होता है, जिसके दौरान संरचना बनती है, उसको कहते हैं द्वितीय ऊतक, जो कि एगोनित अवस्था होती है।
ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री फर्स्ट जो होता है वो न्यूनकारी विभाजन होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट न्यूनकारी विभाजन होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से अब यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर देखो यहाँ देखते हैं तो यही बना देता हूँ मैं इसके अंदर, ये संरचना बन गई, ये पोलर काय बन गई और इससे ये दो पोलर काय फिर बन गई, तो ये तीन तो पोलर काय बन गई और ये बन गया एक अंडाणु बन गया। क्लियर है? ये एक अंडाणु बन गया जो मैंने यहाँ इधर बनाया है बात नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से एक अंडाणु और तीन पोलर काय का निर्माण होता है। ये अपने अंड जनन की प्रोसेस जो है वो तीन प्रावस्थाओं में कंप्लीट है। इनके छोटे छोटे क्वेश्चन है उनका तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन तो कंप्लीट तुम लोग ध्यान रखना, अंडाणु की संख्या किसी से भी पूछी जाओ एक से एक, अंडाणु की संख्या उगोनिया प्राथमिक द्वितीयक किसी से भी पूछा जाओ एक से एक। अंत में क्या बना? तो एक ओव्यूम, एक अंडाणु और तीन पोलर काय बनते हैं। गुणन प्रावस्था में विभाजन कब हुआ? तो गुणन प्रावस्था में विभाजन समसूत्री और कब हुआ? भ्रूण अवस्था में ही होता है। क्लियर है? टोटल अंडाणु की संख्या जीवन काल में अंडाणु मोचित की संख्या जो होती है वो 400 से 500, ठीक है। फिक्स मान पूछ लिया जाए तो अपन 400 से कह सकते हैं, आगे चर्चा करेंगे अपन कैसे 400 कैसे आया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्राथमिक वर्ती प्रावस्था जो है उसमें विभाजन, तो विभाजन यहाँ पर अनुपस्थित होता है। क्लियर? यहाँ पर प्राथमिक ऊंचाई जो है उसमें विभाजन होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट के दौरान फिर विभाजन जो है वापस रुक जाता है। द्वितीय ऊंचाई अवस्था में ही अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग के बाद द्वितीय अर्धसूत्री जब होता है वो निषेचन के दौरान होता है, शुक्राणु के संपर्क से होता है। क्लियर है? तो सीधा सा क्वेश्चन अपने से ये भी पूछा जाए निषेचन के दौरान, निषेचन के समय अंडाणु किस अवस्था में होता है? तो निषेचन के समय इस अवस्था में होता है, द्वितीय ऊंचाई अवस्था में। फिर उसके बाद में परिपक्व बनता है, वो आंशिक जो है वो पूर्ण रूप से परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु ओव्यूम के रूप में होता है। एक ही अंडाणु होता है, तीन पोलर काय जो होती है वो अपभ्रष्ट हो जाती है या पोषण देते हुए समाप्त हो जाती है। क्लियर है? तो ये आज अपन ने पढ़ा अंडजनन। तो अंडजनन क्रियाएं जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से हर साल आता है क्वेश्चन, तो तुम लोग अच्छे से समझना है इसको। क्वेश्चन लगभग सारे मैंने बता दिए तुम लोगों को, सारे मैंने बोल बोल के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन आज तक बने हैं उन सभी क्वेश्चनों के अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना।